जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्जाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ कि बहुत बढ़िया चल रही है, एक्सट्रीमली बढ़िया चल रही है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओ, क्योंकि ये तैयारी ही हमें ये बताएगी कि आप किस दिशा में चल रहे हो, आप कहाँ तक पहुंचे हो अपनी सफलता के आगे चरण में। ये हमें पता लगता रहता है। इसीलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताओ कि मेरी तैयारी अच्छी चल रही है, बहुत बेहतर चल रही है तैयारी। तो तैयारी के इस क्रम में अक्सर मैंने विद्यार्थियों को देखा है कि वो निराशा में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे। खास तौर से मुझे अभी सिविल का एग्जाम है, तो सिविल के कई विद्यार्थी दिखाई दिए और सिविल के कई विद्यार्थियों ने हमसे ये कहा कि सर मेरा सीसेट पेपर ठीक नहीं हो रहा है और उसको सुधारने के लिए मैं क्या करूं, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अभी मैं बहुत टेंशनाइज्ड हूं। बड़ा जोर देकर, दबाव देकर उन्होंने इस बात को रिप्रेजेंट किया। तो मैं एक सीधा सा आपसे एक बात कहता हूं, दिमाग में रख लेना कि तैयारी कभी पूरी नहीं होती है, तैयारी करनी पड़ती है पूरी। करनी कैसे पड़ती है? सबसे पहले तो मेंटली जो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है ना कि मेरी सीसेट की तैयारी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूंगा, सीसेट मेरे गलत हो रहे हैं, मैं 66 मार्क्स भी नहीं लेकर आ पा रहा हूं, मैं 33 मार्क्स भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, ये मेरे लिए एक चुनौती बनती जा रही है। इसको निकालो दिमाग से यार। अगर उसको नहीं निकालोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, कॉम्प्रहेंशन गलत हो रहे हैं जैसे आपके, ठीक। तो कॉम्प्रहेंशन गलत हो रहे हैं तो आप देखो कि कॉम्प्रहेंशन का स्तर क्या है, पहली बात तो। और 10th क्लास के कॉम्प्रहेंशन के बुक्स आती है, बहुत कराए जाते हैं सीबीएसई बोर्ड में कॉम्प्रहेंशन। आप उसको खरीद लो, खूब कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो। जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतने बढ़िया हो जाएगा। समझ रहे हैं? जितना ज्यादा कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो उसको दिमाग में लगाकर आपको तैयारी करनी है और चीजों को लेकर चलना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी भाई। आप ये मान लो, प्रॉब्लम आ नहीं जाएगी, आ गई है। अगर इस तरह से आप सोच रहे हैं तो, इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम आ गई है। इसीलिए आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेना है और ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्रहेंशन को करो। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है सीसेट में कि आप बहुत सॉलिड कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर लो यार। मैथ का थोड़ा बहुत सॉलिड है, कर लो। बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं, उसका कर लो। समझ रहे हैं? जहां आपकी कमजोरी है उस कमजोरी को स्ट्रांग किया जा सकता है। आप उस पर बिलाप नहीं करिए, आप उस पर रोइए मत। अब बढ़िया तरीके से हो जाएगा, चिंता मत करिए। अपने अंदर एक जोश बनाए रखिए और जोश के अनुसार काम करिए। अगर जोश नहीं होगा तो फिर समझ जाइए कि सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए, जैसे मैं ये करा रहा हूं आपको क्लास, आप कितने सीरियस हो इस क्लास को करने का, ये दिख जाता है इस बात से क्या कि आप क्लास रेगुलर कर रहे हो या नहीं। अब आप कहोगे सर ओकन का नियम हमको क्या जरूरत है। अरे भैया, क्वेश्चन पूछा है, बिहार में भी, राजस्थान में भी, यूपीएससी में भी, सब में पूछा है क्वेश्चन। अब जब क्वेश्चन पूछा है तो आपको हर जो भी टॉपिक करा रहा हूं वहां से क्वेश्चन बना है, आप देखिएगा जाकर। उसकी डीपली नॉलेज इसीलिए दे रहा हूं मैं आपको। क्यों? क्योंकि उसकी डीपली नॉलेज अगर आप प्राप्त कर लेंगे तो उससे अगर क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर ले जाओ, प्रॉब्लम ना आए। और ये गलती हम हमेशा कर जाते हैं। हमको लगता है ये तो आता है कॉन्सेप्ट, हमको बहुत अच्छी तरह से आता है, वहां क्वेश्चन आता है तो हम फैल जाते हैं। अरे एक बार रिवीजन के रूप में देख लो, बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से। क्योंकि यूपीएससी की एक खासियत है, वो नया क्वेश्चन एक तरह से जनरेट नहीं करता है, वो पुराने पूछे गए ढर्रे के आधार पर क्वेश्चन बनाता है। क्वेश्चन नया होता है, रिपीट नहीं करता है। ओकन का नियम अगर पूछा है तो उससे वो दूसरी तरह से घुमाकर पूछ देगा।
एक बार समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो। यही बिहार का भी है, यही पीसी आपका सबका भी है। इस बार बिहार का आ गया अगर सरल, तो आप ये मत मानिएगा कि अगली बार भी आ जाएगा, क्योंकि इस बार उसकी खूब फजीयत हुई। बिहार ने एसएससी का पेपर दे दिया था, बिहार का लो लेवल था, ऐसा पेपर नहीं देना चाहिए था, थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का देना चाहिए था। इस बार बनाएगा बिहार बढ़िया पेपर। तो आप सॉल्व करने लायक हैं या नहीं, ये तो देख के चलिए। और यूपी ने तो धज्जियां उड़ा दी थी, धज्जियां उड़ा दी यूपी ने तो आप हैं उसको सॉल्व करने लायक? आप खुद सोचिए। फिर कहेंगे टीचर एक तरह से पढ़ाता है, उसमें आता नहीं, आएगा कैसे? क्योंकि टीचर की तो अगर वो पढ़ाने जाता है वहां तक, तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इसकी क्या आवश्यकता है, ये तो एक तरह से एग्जाम में पूछता ही नहीं। पूछता है, पूछेगा, क्योंकि टीचर को कोचिंग संस्थान में एक मिनिमम घंटे अलॉट होते हैं, 15 घंटे, 20 घंटे, 30 घंटे, 40 घंटे। अब तो मैंने ये देखा कि वन सूट, एक सूट में पूरा का पूरा टॉपिक खत्म करने को टीचर से कह दिया जाता है। इधर आधे घंटे में ओपन का नियम हो रहा है, ऑनलाइन सिस्टम में और बर्बाद किए दे रहे हैं लोग। कैसे हो सकता है जब आधे घंटे का ये टॉपिक है तो एक सूट में कैसे? इसका मतलब है वो आधी जानकारी देगा, थोड़ी जानकारी देगा, जिससे आप खुश हो जाओगे और मामला गड़बड़ा जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो वो गलतियां ना करिए, बहुत विस्तृत तरीके से तैयारी करिए, तभी सिलेक्शन होगा। वन सूट सिस्टम पर मत जाइए, वन सूट सिस्टम पर जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। आप अगर एक चीज को समझ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरीके से समझिए, तभी आपके सिलेक्शंस की तरफ आप बढ़ेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चलिए, हमारा तो काम था कि आपको समझाना, और मेरा मेन उद्देश्य ये होता है कि मैं स्टार्टिंग में बात करता हूं, देखते होंगे आप लोग। उसका कारण ये है कि आप लोग आ जाओ लाइन ऑनलाइन पर, और समय मिल जाए जब मैं स्टार्ट करूं तो आप शुरू से एंड तक वीडियो देख लो। बीच में देखने से एक प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ जाती है बीच में? बीच में देखने से होता यह है क्या कि आपको समझ में नहीं आता फिर, इसलिए शुरू से एंड तक आप वीडियो देख लो। इसलिए 2-3 मिनट में बतिया लेता हूं आपसे, जिससे आप पहुंच जाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? ओकुन का नियम। लेकिन ओकुन का नियम समझने से पहले दोस्त, हमारा मेन पर्पस होता है क्या? आपको यह बताना कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन अगर आपको पता है ओकुन का नियम का, तो बताइए क्या होगा। ओकुन के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर हमको क्या करना है? विचार करना है। नंबर 1, यह बेरोजगारी दर में परिवर्तन और मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक, यह बेरोजगारी दर में परिवर्तन और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध को इंगित करता है। ठीक, ओकुन का गुणांक समय और देशों के बीच स्थिर रहता है। तीसरा यह है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा उपयुक्त कथनों में सही है? फटाफट अगर आपको जवाब पता है तो बताइए। केवल 1, केवल 2, 1 और 3, और 2 और 3। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा ओकुन का नियम। अब अगर आंसर पता है तो 2 कमेंट में, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही, हम तो बताएंगे ही आपको कमेंट में आंसर। हम तो आपको बताएंगे कि भैया ये इसका सही आंसर होगा और इस तरह से इसका आंसर निकल कर आया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको, जब कमेंट में एक तरह से आप आंसर बताओ, उससे पहले मैं यहां आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं तब तक। और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि क्या कहता है ओकुन का नियम, किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है ओकुन का नियम, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ओकुन साहब है कौन? जाहिर सी बात है कि अर्थशास्त्री है ओकुन साहब। पूरा नाम क्या है? आर्थर ओकुन। आर्थर ओकुन है पूरा नाम। कौन थे ये आर्थर ओकुन? ये येल विश्वविद्यालय है अमेरिका का, वहां के जो थे अर्थशास्त्री थे येल विश्वविद्यालय में। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे कैनेडी, उनके आर्थिक सलाहकार के परिषद में भी ये कार्य कर रहे थे ये।
अर्थात कैनेडी के आर्थिक सलाहकार परिषद में भी काम करने वाले व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था आर्थर ओकुन। और आर्थर ओकुन के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसको कहा जाता है ओकुन का नियम। जिसको क्या कहा जाता है? ओकुन का नियम कहा जाता है यहां। और ओकुन के नियम में वो सारी बातें एक तरह से रिप्रेजेंट की गई जो कि अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती। कैसे? ओकुन ने क्या कहा? ओकुन ने कहा कि जीडीपी और रोजगार के बीच में एक संबंध होता है। किसके बीच संबंध? जीडीपी और रोजगार के बीच में एक रिलेशन होता है। और इस रिलेशन का उन्होंने आकलन किया और कहा कि रोजगार के स्तर में अगर 1% की गिरावट आती है, ठीक है, तो जीडीपी के स्तर में भी क्या होता है कि गिरावट देखने को मिलती है। इस बात को आर्थर ओकुन के द्वारा समझाया गया। और ये वास्तव में जो सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था, ये अनुभवजन्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जिसमें इन्होंने इस बात को एक तरह से रिप्रेजेंट करके कहा कि किसी देश की बेरोजगारी दर में परिवर्तन और उसके सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के बीच संबंध होता है। किसी देश की बेरोजगारी दर में परिवर्तन और उसके सकल घरेलू उत्पाद के बीच परिवर्तन में, अर्थात जीडीपी में परिवर्तन के बीच एक संबंध होता है। ये बात बड़े ही अच्छी तरीके से उन्होंने समझाई और कहा कि अर्थव्यवस्था में अगर बेरोजगारी बढ़ती है या रोजगार में कमी आती है, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती है तो देश का आर्थिक उत्पादन कम होता है। बड़े आराम से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अगर किसी देश की बेरोजगारी बढ़ती है तो देश का आर्थिक उत्पादन कम हो जाता है, और जब बेरोजगारी कम होती है अर्थात रोजगार बढ़ते हैं तो आर्थिक उत्पादन बढ़ जाता है। तो आर्थिक उत्पादन बढ़ जाता है। बड़े आराम से इन्होंने इस बात को समझा दिया, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिएगा क्या कह रहे हैं, हम लिखा हुआ भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से जब बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी और रोजगार या यहां पर जीडीपी के बीच एक संबंध दर्शाते हुए ओकुन का नियम कह रहा है क्या? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो देश का आर्थिक उत्पादन कम हो जाता है, और जब बेरोजगारी कम होती है तो आर्थिक उत्पादन क्या होता है? बढ़ जाता है। इस बात को रिप्रेजेंट करता है ओकुन का नियम। अर्थात आप दूसरे शब्दों में भी कह सकते हो, ठीक है, कि अगर किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, जीडीपी का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। तो वास्तव में क्या है कि अगर किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है तो वो प्रभावित होता है श्रम की मात्रा से। दूसरे शब्दों में हमने समझा दिया ना इसको। किससे प्रभावित होता है? श्रम की मात्रा से प्रभावित होता है। नहीं आया समझ में? अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का मतलब है जीडीपी और श्रम की मात्रा का मतलब हो गया रोजगार। रोजगार। तो अगर किसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी एक तरह से अगर प्रभावित होती है तो उसके प्रभावित होने का कारण श्रम की मात्रा के कारण से होता। दूसरे शब्दों में, अगर अधिक लोग कार्यरत होंगे तो उत्पादन अधिक होगा, और इसके विपरीत जब अधिक लोग बेरोजगार होंगे तो उत्पादन क्या होगा? कम होगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ लो कि अधिक उत्पादन होता है तो इसके विपरीत जब अधिक लोग बेरोजगार होते हैं, जब अधिक लोग कार्यरत होते हैं, जब ज्यादा लोग कार्यरत होंगे तो अधिक उत्पादन होता है, और इसके विपरीत जब अधिक लोग बेरोजगार होते हैं तो उत्पादन कम होता है। यही संबंध दिखा रहा है ये, और यही संबंध दिखा रहा है। तो बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में अप्रयुक्त उत्पादक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ये संसाधन निष्क्रिय रहते हैं तो अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता से कम काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी कम होता है। इसी बात को रिप्रेजेंट किया गया यहां पर। अब ऐसा नहीं है कि ओकुन का नियम ये 100% एक तरह से बिल्कुल सत्य नियम है। कुछ अर्थशास्त्री एक तरह से इस बात से सहमत नहीं है
वो कहते हैं रोजगार और उत्पादकता के बीच एक सटीक संबंध नहीं है, और ये किसी सैद्धांतिक भविष्यवाणी से नहीं निकल कर आया है, ये केवल और केवल अवलोकन है, अनुभवजन्य सिद्धांत है। अनुभव के आधार पर ओकुन ने ये ऐसा कहा है। इसीलिए क्या है कि हो सकता है कि ओकुन का नियम ये 100% सत्य हो जाए, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है अर्थव्यवस्था में, और इसीलिए क्या है कि ओकुन के नियम की आलोचना भी होती रही है अर्थव्यवस्था में, और इसके संदर्भ में बहुत सी बातें कही जाती रही हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि ओकुन का नियम में कमियां भी हैं, और वो कमियां ये है क्योंकि ये अनुभवजन्य है। अनुभवजन्य का मतलब है अनुभव के आधार पर ये निकाला गया है, कोई सैद्धांतिक एक तरह से पक्ष इसके अंतर्गत अभी तक बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हुआ, इसीलिए इसकी आलोचना भी होती रही। अब आप सोच रहे होंगे क्या कि ओकुन का सिद्धांत जो नियम है उसके मूल सिद्धांत किस पर टिके हुए हैं? तो मूल सिद्धांत टिके हुए होते हैं किस पर? दो बातों पर जोर दे रहा है ओकुन का नियम। बेरोजगारी में वृद्धि, अगर बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो जीडीपी में कमी आती है। अगर बेरोजगारी में वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है? जीडीपी में कमी आती है। इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ओकुन का नियम। और अगर यहां पर बेरोजगारी में एक तरह से कमी आती है, ठीक है, बेरोजगारी में कमी आती है तो जीडीपी में वृद्धि होती है, इन दो बातों पर रिप्रेजेंट करता है। ठीक, कैसे बेरोजगारी में वृद्धि से जीडीपी में? जब अधिक लोग बेरोजगार होते हैं तो अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है, इससे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीडीपी में गिरावट आती है। दूसरी तरफ इसके विपरीत जब अधिक लोग रोजगार मिलता है तो अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन करती है, जिससे जीडीपी में वृद्धि होती है। यही कहता है ओकुन का नियम। अर्थात एक तरह से एक सामान्य मात्रात्मक रूप से इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है ओकुन का नियम। क्या? ये फार्मूला याद रखना, ये फार्मूला आपको याद रखकर चलना है ओकुन के नियम का, कि भैया ये यहां पर इसका फार्मूला है। ठीक है, सी क्या है? सी ये ओकुन गुणांक है। सी क्या है? ओकुन गुणांक है ये। ठीक, और ओकुन गुणांक का मान याद रखना देश और समय अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। ये देश और समय अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। समय अवधि के आधार पर भिन्न भिन्न होता है, इस बात को याद रखना। भिन्न भिन्न होता है, याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से कि ओकुन का यह नियम कहता है कि ओकुन गुणांक देश और समय अवधि के आधार पर, मतलब अलग अलग एक तरह से मान होगा। जैसे अमेरिका का जो मान कहा जाता है कि 2 और 3 के बीच होता है, और ये एक तरह से नकारात्मक चिन्ह किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? नकारात्मक चिन्ह रिप्रेजेंट कर रहा है बेरोजगारी और जीडीपी के बीच विपरीत संबंध को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये माइनस वाला चिन्ह आप देख रहे होंगे, -C लिखा हुआ है यहां। ठीक है, -C लिखा हुआ है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां। ठीक है, अगर किसी अर्थव्यवस्था में ओकुन गुणांक -2 है तो बेरोजगारी दर 1% की वृद्धि से जीडीपी में 2% की कमी यहां पर देखने को मिलेगी। डेल्टा यू क्या है? बेरोजगारी की दर में परिवर्तन है। ठीक है, डेल्टा वाई क्या है? वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन है। ठीक है, वाई क्या है? वास्तविक जीडीपी का प्रारंभिक स्तर है। ओकुन का गुणांक है जो आमतौर पर 2 और 3 के आसपास होता है, मतलब ऐसा माना जाता है, अमेरिका के लिए भी यही माना गया है कि भैया इतना ओकुन का गुणांक है और इतना एक तरह से चीजें रिप्रेजेंट हो रही। और इसीलिए क्या है कि जब ओकुन का नियम निकाला जाता है तो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, कई रूपों में निकाला जाता है। जैसे समझिएगा इसको, यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है ओकुन के विभिन्न रूप कैसे निकल कर आते हैं। 2 रूपों में विभक्त किया गया है ओकुन। एक तो कहता है अंतर संस्करण के नाम से जाना जाता है ओकुन का नियम। किस नाम से जाना जाता है? अंतर संकरण के नाम से जानते हैं। और यह संकरण बेरोजगारी की दर में परिवर्तन
और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच संबंध बनाता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो इस माध्यम से निकाला जाता है। इसका फार्मूला इस माध्यम से निकाला जाता है, डेल्टा वाई, यहां पर के माइनस बीटा डेल्टा यू। ठीक है, तो अब ये क्या है, के एक स्थिर पद है जो दीर्घकालिक रुझान वृद्धि को दर्शाता है, बी ओकुन का गुणांक है जहां धनात्मक मान किया गया है यहां पर, डेल्टा यू क्या है, बेरोजगारी दर में परिवर्तन है, और डेल्टा वाई क्या है, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि दर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। अब जैसे यहां पर इसके माध्यम से अगर निकाला जाए तो दीर्घकालिक रुझान वृद्धि दर 3% है और ओकुन का गुणांक अगर 2 है, तो बेरोजगारी में कमी एक तरह से मान लीजिए किसी देर की अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए तो पिछले वर्ष बेरोजगारी दर 6% थी और इस बार घटकर 5 हो जाती है, तो बेरोजगारी दर में परिवर्तन हुआ कितना, 1%। ओकुन का नियम से हम जब सूत्र रखेंगे तो कैसे रखेंगे, इस तरह से सूत्र रखेंगे और सूत्र रखकर एक तरह से 5% निकल कर आएगी, तो इसका मतलब है बेरोजगारी दर में 1% की कमी के कारण जीडीपी में लगभग 5% की वृद्धि हुई। मतलब अगर बेरोजगारी दर में 1% की कमी हुई तो जीडीपी में कितने परसेंट की, 5% की वृद्धि होगी। इस बात को रिप्रेजेंट किया गया है 3% की सामान्य रुझान वृद्धि और बेरोजगारी की कमी के कारण अतिरिक्त 2% की वृद्धि हो रही है, ये रिप्रेजेंट किया गया। दूसरा भी हो सकता है यहां पर रुझान अंतराल संस्करण भी कहा जाता है। यह संस्करण वास्तविक जीडीपी और संभावित जीडीपी के बीच अंतर और बेरोजगारी की दर और प्राकृतिक बेरोजगारी दर, ठीक है, प्राकृतिक बेरोजगारी के बीच अंतर के संबंध के रूप में बताता है, जिसका सामान्य सूत्र ये होता है। और जब सामान्य सूत्र ये होता है तो इसमें क्या होता है, डेल्टा बाई क्या है, वास्तविक जीडीपी है, ठीक है, बाई संभावित जीडीपी है, यू एक तरह से वास्तविक बेरोजगारी दर है, यू एक स्टार क्या है, वास्तविक प्राकृतिक बेरोजगारी दर है, ओकुन का गुणांक जहां पर धनात्मक एक तरह से लिया गया, और इस आधार पर अगर निकाला जाए तो किसी देश की संभावित जीडीपी 1,000 अरब रुपए और प्राकृतिक बेरोजगारी दर 4% है, तो ओकुन का गुणांक 2 है, तो वास्तविक बेरोजगारी प्राकृतिक दर से कम, वास्तविक बेरोजगारी 3% है, तो बेरोजगारी गैप यू माइनस यू स्टार कितना आया, 1, तो आउटपुट गैप होगा। इस फार्मूले में हमने एक तरह से निकाला तो 1,020 अरब रुपए निकल कर आया। इसका मतलब है कि जब वास्तविक बेरोजगारी दर प्राकृतिक दर से कम होती है तो वास्तविक जीडीपी संभावित जीडीपी से लगभग 20 अरब अधिक होगी। अर्थव्यवस्था अपनी क्षमता से थोड़ा कम काम कर रही है, ऊपर काम कर रही है, इसका तात्पर्य यहां पर यह है। ठीक है, अब ओकुन का नियम का महत्व क्या है, ये तो एक थोड़ा सा मैथमेटिकली चीज़ें हैं, और मैथमेटिकली चीज़ें हैं इसीलिए मैं साइड से हट गया था कि आप उसको थोड़ा सा बनाकर उसको देख लीजिएगा, इसीलिए। ठीक है, ओकुन का नियम का महत्व क्या है, ओकुन का नियम का महत्व ये है कि ये नीति निर्माण में बहुत बड़ा रोल अदा कर देता है। बेरोजगारी और आर्थिक संबंध के बीच में एक रिलेशन बता देता है ये। ठीक, अब जब रिलेशन बताएगा तो बेरोजगारी अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा, इस बात को दिखाता है। यदि सरकार बेरोजगारी को कम करना चाहती है तो उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक विकास को एक तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो सरकार अपनी जब नीतियां बनाती है तो ओकुन के नियम को ध्यान में रखकर अपनी नीति बनाने का काम करती है। पूर्वानुमान में भी हेल्प कर देता है ये। पूर्वानुमान में एक तरह से कैसे हेल्प कर देता है, क्यों, क्योंकि वास्तव में क्या है कि सरकार को यह पता चल जाता है कि बेरोजगारी के अपेक्षित परिवर्तन से क्या परिणाम जीडीपी पर पड़ेगा। अगर बेरोजगारी को इतने % कम कर देते हैं तो 100% जीडीपी की ग्रोथ इतने % की संभावना बढ़ जाती है। ये भी यहां पर एक विश्लेषण होकर निकल कर आ जाता है। और तीसरा क्या है कि आर्थिक यहां पर विश्लेषण करने में भी बहुत हेल्प मिल जाती है। यदि आर्थिक मंदी आती है तो मंदी के समय बेरोजगारी बढ़ती है, आपको पता ही है। तो ओकुन के नियम से जीडीपी वास्तव में कितना संभावित नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसका पता लगाने में हेल्प कर देता है ये ओकुन का नियम। इसीलिए क्या है कि इसीलिए ओकुन का नियम अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और इसको लोग क्या करते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो ओकुन का नियम रोजगार और आर्थिक विकास के बीच एक संबंध दिखाता है।
इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी यहाँ। ठीक, अब ओकुन के नियम की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे अनुभवजन्य सिद्धांत। ठीक है, कोई सैद्धांतिक रूप से अभी तक ओकुन के नियम को लोगों ने मान्यता नहीं दी। ऐतिहासिक डेटा के बेस पर अगर हम देखें तो अनुभवजन्य संबंध पर आधारित है, और इसीलिए ये हमेशा ही सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ओकुन का नियम हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो ये एक चीजें रिप्रेजेंट होती हैं। दूसरा, परिवर्तनशील गुणांक, अर्थात जो ओकुन का गुणांक है वो स्थिर नहीं है। वो मैंने कहा ना कि ये विभिन्न देश के एक तरह से स्थितियों के अनुसार बदलता है, और जब परिवर्तनशील है तो ऐसी कंडीशंस में इसका प्रभाव भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। हो सकता है कहीं पर सटीक हो जाए, कहीं पर ना हो। वैश्वीकरण, तकनीकी परिवर्तन और ये सब चीजों का आकलन करने में फिर इसलिए ये क्या होगा, पूरी तरीके से सक्षम नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई कहीं पर अगर वैश्वीकरण के कारण से तकनीकी का ज्यादा विकास हो गया तो वहां तो बेरोजगारी क्या होगी, बढ़ सकती है। भाई मशीनें आएंगी तो बेरोजगारी बढ़ सकती है। अब बेरोजगारी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब आर्थिक विकास रुक जाएगा, लेकिन हो सकता है आर्थिक विकास बढ़ जाए। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती है इसमें। और क्या है कि अन्य कारक है, जीडीपी और बेरोजगारी को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों को ध्यान में रखकर यहां पर ये कार्य नहीं करता है, जैसे जैसे कि उत्पादकता को, श्रम बल की भागीदारी को, मुद्रास्फीति और तकनीकी प्रगति को, इन सब पहलुओं को ध्यान में नहीं रखता है। कारणता की दिशा में भी एक तरह से काम नहीं करता है यह, कि संभवतः बेरोजगारी में परिवर्तन जीडीपी में परिवर्तन का कारण बने और जीडीपी में परिवर्तन बेरोजगारी का परिवर्तन कारण बने, दोनों किसी तीसरे कारक से प्रभावित, ऐसा संभव एक तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, आरेखीय संबंध, ओकुन का नियम एक रेखीय संबंध बताता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में बेरोजगारी और जीडीपी के बीच संबंध गैर रेखीय हो सकते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ओकुन का नियम एक रेखीय संबंध बनाता है, लेकिन अगर वास्तविक दुनिया और बेरोजगारी और जीडीपी के बीच संबंध गैर रेखीय हो सकते हैं, इस बात को भी आपको दिमाग में लेकर चलना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ओकुन का गुणांक -2 है। ठीक है, तो बेरोजगारी दर में 2% की वृद्धि होती है, तो वास्तविक जीडीपी में लगभग कितने % की परिवर्तन अपेक्षित है? 4% का है। सूत्र वही है, सूत्र लगा लेना ये, और सूत्र लगा लेना तो ओकुन का गुणांक 2 है इसमें। ठीक है, क्योंकि नकारात्मक संबंध पहले ही स्थापित है, तो बेरोजगारी दर में परिवर्तन है 2%। ठीक है, तो बेरोजगारी दर में एक तरह से परिवर्तन है 2%, तो 2 × 2। ठीक है, यही तो एक तरह से दिखाया गया है कि बेरोजगारी गुणांक है, बेरोजगारी दर में परिवर्तन कितना है, 2, तो 2 × 2 अर्थात 4% यहां पर आंसर निकल कर आ जाएगा, देखिएगा। ठीक है, बड़े आराम से इसको आप फार्मूले को रखोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगे। ओकुन के नियम का अंतराल संकरण, गैप वर्जन, निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को स्थापित करता है? किसके बीच संबंध को स्थापित करता है? फटाफट एक तरह से आप बताइएगा किसके बीच संबंध को स्थापित करता है। मुद्रास्फीति अंतराल, मुद्रास्फीति को तो नहीं करता है क्योंकि ये गणना में नहीं लाता है। व्यापार घाटा और इसको भी नहीं। आउटपुट अंतराल और बेरोजगारी अंतराल, अर्थात जो जीडीपी का अंतराल है जो निकल कर आया है आउटपुट का, संभावित जीडीपी और जीडीपी के बीच में एक तरह से अंतराल को देखने का काम करेगा, उसी को हम लोग अंतराल संस्करण कहेंगे, अर्थात सी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक ओकुन के नियम के गुणांक के मूल्य को प्रभावित कर सकता है? ठीक है, ओकुन के मूल्य के गुणांक को प्रभावित कर सकता है, फटाफट एक तरह से आंसर बताइएगा क्या होगा। श्रम बल की भागीदारी दर में परिवर्तन, यस, ओकुन के नियम के गुणांक के मूल्य को परिवर्तन कर सकता है क्या? अगर श्रम बल की भागीदारी परिवर्तन, अब ये परिवर्तन हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो। अगर अधिक लोग श्रम बल में प्रवेश करते हैं तो बेरोजगारी एक तरह से और उत्पादन के बीच में संबंध बदल जाएगा। तो श्रम बल की भागीदारी दर में अगर परिवर्तन होता है, अधिक लोग परिवर्तन कर जाते हैं अर्थव्यवस्था में, अधिक लोग एक तरह से अर्थव्यवस्था में लग जाते हैं श्रम बल में, तो फिर ऐसी कंडीशंस में संबंध तो बदल ही जाएंगे, अर्थात रोजगार ज्यादा मिल गए,
रोजगार ज्यादा मिल गया तो बेरोजगारी में कमी आ गई, तो संबंध तो दिखाई गई। तकनीकी प्रगति से क्या होगा, रोजगार में लोग कम हो जाएंगे। तकनीकी में अगर परिवर्तन आता है तो श्रम बल को प्रभावित कर देगा, और श्रम बल का प्रभावित करने का मतलब है कि उत्पादन पर प्रभाव, तो ये भी हो जाएगा 100%, गुणांक के मूल को प्रभावित कर देगा। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन, यस, नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, सब चीजें आ जाए तो वो भी तो उसको प्रभावित कर देगा, तो ये भी होगा। अर्थात आंसर क्या होगा, 1 2 3, अर्थात डी इसका सही आंसर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। डी इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अब पहला वाला हम लोग देख लेते हैं कि पहला वाले का जवाब क्या है, फटाफट। ये जो पहला हमने एक तरह से क्वेश्चन देखा था, यहां ओकुन के नियम का पहला यहां पर क्या जवाब होगा, फटाफट एक आप लोग बताइएगा इसका क्या जवाब होगा, आपने क्या लगाया था, ठीक है, अपने जवाब को फटाफट बताइएगा, इसका क्या जवाब होगा, ठीक है। सही पूछा गया है, कौन सा सही है, ठीक है। ओकुन का नियम निम्नलिखित कथनों पर विचार किए, बेरोजगारी दर में परिवर्तन और मुद्रास्फीति की दर में परिवर्तन, गलत हो गया। बेरोजगारी दर में परिवर्तन और जीडीपी में परिवर्तन के बीच विपरीत संबंध को इंगित, बिल्कुल ठीक बात है। ओकुन का गुणांक समय और देशों पर स्थिर नहीं रहता है, अलग अलग रहता है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा, बी होगा, केवल और केवल 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो आपने ये देख लिए सारे सवाल आप लोगों ने। इसी तरीके से 9:30 बजे हम प्रतिदिन ये क्लास लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, कुछ जानकारी देते हैं, कुछ बताते हैं और कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे आप क्या कर लें कि बेहतर तरीके से कर लें। क्योंकि पीजीटी टीजीटी को लेकर भी है, थोड़ा बहुत ध्यान दे देता हूं मैं उस पर। क्यों ध्यान दे देता हूं, क्योंकि उनके विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, इसीलिए क्या है कि कैलकुलेशन वाली चीज़ें हम थोड़ा सा ले आते हैं। यूपीएससी में बहुत मुश्किल है कैलकुलेशन पूछना, लेकिन हाँ सिद्धांत तो पूछा ही जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से, तो आप इसको याद रखिएगा और लेकर चलेंगे। तो आज की हमारी ये क्लास यहीं स्टॉप होती है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।